अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्षकृष्ण द्वितीया दिनांक 28 दिसंबर 2023। भावप्रकाश निघंटु। शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वला कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदे जगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। मांसरोहिणी। मांसरोहिणी अतिरुहा वृद्धा चर्मकरी कृशा प्रहारवल्ली विकशा वीरवल्यपि कथ्यते स्यान्मांसरोहिणी वृष्या सरा दोषत्रयापहा। तो मैंने तो इसके नाम से कुछ सुना नहीं है, मांसरोहिणी। और नाम से तो लगता है कि मांस को बढ़ा देने वाली इस प्रकार की है। और वैसे वृष्य सरा त्रिदोषहर इस प्रकार की है, लेकिन कभी देखा सुना इस प्रकार का नहीं है। ये मांसरोहिणी है और इसका इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। किसी को अगर मालूम है तो बता दे, नहीं तो हम, क्योंकि ये द्रव्य गुण में भी नहीं मिलेगी, पुड़के शास्त्र की किताब में भी नहीं मिलेगी। बहुत ही समय ले रहा है। चिल्लक, ये भी कभी सुना नहीं है नाम। चिल्लको वात निर्हार श्लेष्मग्नो धाति पुष्टिकृत। तो ये कफग्न है और फिर भी धातु पुष्टि करने वाला है, ये थोड़ा अजीब है। और वात का श्रवण करने वाला आग्नेय वैश्वद्यस्य फलम मत्स्य निषूदन। और आग्नेय है, उसका फल मत्स्य निषूदन, मत्स्य का नाश करने वाला इस प्रकार का है। तो ये शायद कोस्टल एरिया में होती होगी, लेकिन इसके बारे में भी कुछ सुना नहीं है। टंकारी,
टंकारी वातजित तिक्ता श्लेष्मग्नि दीपनी लघु शोथोदर व्यथा हंत्री हिता पीठ विसर्पिणाम। वात को जीतने वाली तिक्त रसात्मक है कफग्नि। दीपनी लघु शोथ उदर व्यथा हंत्री। ये पीठ विसर्पिणाम अजीब है। पीठ का मतलब जनरली एक स्थान इस प्रकार का रहता है, विद्यापीठ वगैरह जो है इस प्रकार से विद्या का आयतन, विद्या का स्थान। और वहां पे विसर्पण करने वाले तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि पीठ विसर्पिणाम का क्या मतलब है। अगर हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ किया हो तो देखो। इसके ऊपर तो संस्कृत टीका नहीं है तो ये लेकिन वैसे भी टंकारी क्या है ये भी एक अजीब बात है। याला पॅरलल पण पुणेकरांचं काढून बघायला पाहिजे. सुनेकर की किताब में कुछ बात हो सकती है। अगर उसके बारे में कोई फोटोग्राफ वगैरह इस प्रकार से कहाँ उपलब्ध। हाँ, उपाध्याय हा ये गुरुच्छादी वर्ग है। वेतसो नमर्क प्रोक्तो वानीरो मंजुलस्तथा अभ्रपुष्पश्च विदुलो रथशीतश्च कीर्तितः। तथ वेतसो शीतलो दाह शोथार्षो योनिरुप्रण हंति विसर्प कृच्छ्रास पित्ताश्मरि कफानिलाम। एतस्य पे एतस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का नक्षत्र वृक्ष है। मेरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो मैंने वेतस वहां पे लगाया है थोड़ा, और कुछ नेचुरली भी आया है। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी कोशिश की थी वेतस के पेड़ लगाने की। लेकिन वो एक ही जगह पे उपलब्ध है वेतस की, पुणे में नहीं है। और काफी महंगे है, 75 रुपए का एक पौधा है इस प्रकार से, 75 रुपए का। लेकिन ये काटेरी है। और मैं दोनों तरीके से सोच रहा था कि कंटक युक्त होने के कारण फेंसिंग में लगा सकते हैं, और आगे चलकर इसका बाम्बू की जैसा उपयोग होता है। लेकिन वे गुणधर्म देखेंगे तो शीतल है दाह शोथ अर्शो योनिरुक प्रण। और योनिरुक इसका क्या लेना है एक बार देखना पड़ेगा। हंति विसर्प कृच्छ्रास्त्र, विसर्प मूत्र कृच्छ्र रक्तपित्त अ, अश्मरी पित्ताश्मरी इससे ले सकते हैं। लेकिन ये कफज पित्ताश्मरी है, अभी ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये अश्मरी का भी नाश करने वाला है। तो गॉल स्टोन्स में इसका प्रयोग हो सकता है क्या। कफा नीलाम, कफा और वात इनको जीतने वाला। ये गौ फड़के की किताब में है क्या वेतस, किसी ने देखा है। हम्म, लूद्र। अच्छा, वटहा नौशलोचना वासना।
सप्त चक्रा तो नहीं है। अह, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। जलवेतस निकुंचकः परिव्याधो नादेयो जलवेतसः जलजो वेतसः शीत कुष्ठरुत् वातकोपनः। तो ये नदी के जल में उत्पन्न होता है, ये तो देखना पड़ेगा जलवेतस इस प्रकार से। हिज्जलः इज्जलो हिज्जलश्चाप्यञ्चलश्चाम्बुजस्तथा जलवेतसवद्वेद्यो हिज्जलोऽयं विशापः। वेतस म्हणजे बांबू का। बांबू जैसा ही होता है लेकिन उसको कांटे होते हैं। बांबू की ये एक प्रजाति है। और मैं तो बांबू ही समझता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये कंटक युक्त इस प्रकार की बांबू की वैरायटी है। तो इसकी लकड़ी भी अच्छी बनती है, और वैसे कांटे निकालने पर ये बांबू के जैसा ही प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। लेकिन काफी कांटे हैं, और कंपाउंड के लिए भी अच्छा है इस प्रकार से। तो इस बरस में शायद सोचेंगे, अगर हो सकता है तो इसके भी पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने अभी निवडुंग यासनुही, लता करंज, करवंद, करमर्द, ये तीन तो पेड़ लगाए हैं। और ये भी अगर उसमें लग जाते हैं तो जितना वो घन इस प्रकार का होगा कंपाउंड, उतना चोरी का प्रॉब्लम कम हो जाएगा इस प्रकार का। नहीं तो काजू चोरी में ही ज्यादा जाता है इस प्रकार के। तो ये पानी में आने वाला इस प्रकार का। और विशापह इतना ही बताया गया है। अंकोट, ये भी मालूम नहीं। अंकोटः दीर्घकील स्यात् अंकोलश्च निकोचकः अंकोटकः अंकोटकः कटुस्तीक्ष्णः स्निग्धोष्णस्तुवरो लघुः। रेचनः कृमिशूलाम शोफग्रह विशापः। काजू का फल छूने पर स्फोट करता है, क्या कारण होगा? सभी को होता है ऐसा नहीं है, एलर्जी जिसको है उसको होगा इस प्रकार से। और उसमें एक्सुडेट्स है, तो ये उसमें तेल है, उसमें जो कवच है उसमें तेल है। तो काजू का भर्जन होता है तो वो निकाला जाता है इस प्रकार से। और ऊपर जो टेरू जैसा आता है, अम्ल और मधुर इस प्रकार का, उसका हमने आसव बनाया है, अग्निकुर आसव इस प्रकार का उसका नाम है। अग्नि दीपन में अच्छा है वो इस प्रकार से। लेकिन ये सभी में नहीं देखा जाता, कुछ लोगों में हो सकता है इस प्रकार से। तो अंकोट अभी मालूम नहीं है, द्रव्य गुण की इनकी किताब में भी होगा ऐसा मालूम नहीं है। रेचना कृमिशूलाम शोफग्रह विशापः विसर्प कफपित्तास्त्र मूषका ही विशापः। तो मूषक और अहिविष इसमें इन दोनों में है, तो ये उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। तत्फलम शीतलम स्वादु श्लेष्मग्धम गृहणं गुरु बल्यम विरेचनम वात पित्तदाह क्षयास्रजे।
ग्रह और विष दोनों को दूर करने वाला है, और मूषक और सर्प विष इन दोनों में भी उपयुक्त है। फड़के सर की किताब में है क्या? सर्प विष या कोटमूलेन सर्प विष सुश्रुत संहिता, तो ये काम की चीज होगी। गुरु कोट नहीं है। डायरेक्ट ग से शुरुआत हुई है। तो किसी को अगर पता है तो देखेंगे। रेचना कृमि शूलाम शोफ ग्रह विषापह। बाकी तो गुणधर्म बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है एक बार ये चुनेकर शास्त्री जी की जो किताब है भाव प्रकाश निघंटू पर, वो भी देखे, क्योंकि उसमें शायद इसकी जानकारी होगी। ओके, तो अभी तो आगे निकल पड़ते हैं। बला। बला वाट्यालिका वाट्या सैव वाट्यालकापि च महाबला पीत पुष्पा सह देवी च सा स्मृता। ततोन्याति बला ऋषप्रोक्ता कुंकतिका च सा गांगेरुकी नागबला झषा रस्व गवेदुका बला चतुष्टयम शीतम मधुरम बलकांतिकृत। तो ये अतिबला, महाबला और नागबला ये तो मिलते हैं। और सामान्य बला भी मिलती है इस प्रकार से। एक केरली वैद्य आया था, और हम पर्वती पर गए थे, तो वहां पे ये गांगेरू की या नागबला मिली। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने भी कहा ये नागबला है इस प्रकार से। तो ये एक अच्छी बात है कि एक ही पेड़ को ये संज्ञा नागबला इस प्रकार की संज्ञा है, गांगेरू की या नागबला। बला चतुष्टय का गुणधर्म बताया है, तो सभी एक शब्द जैसे गुणधर्म है। स्निग्धंग्राही समीरास्त्र पित्तास्त्र क्षतनाशनम। बला नाम से ये बल देने वाली है। तो जहां जहां बल देने की आवश्यकता है, हम बला का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। बला कल्प भी बना के रखते हैं, और उसका प्रयोग हो सकता है इस प्रकार से। तो शीत मधुर बलकांतिकृत वैसे रसायन भी है। स्निग्धम ग्राही समीरास्त्र पित्तास्त्र क्षतनाशनम। तो मधुर शीत ब्रूहण इस प्रकार का है। बलामूल त्वचश्चूर्णम पीतम सक्षीर शर्करम मूत्रातिसारम हरति दृष्टमेतन्न संशय। तो मूल के त्वक का चूर्ण सक्षीर शर्कर पिया जाए तो मूत्रातिसार निश्चित रूप से दूर करता है इस प्रकार से। हरेन महाबला कृष्णम भवेद वातानुलोमन। तो मूत्र कृष्ण का नाश करते हैं, वातानुलोमन करते हैं। हन्यात दिबला मेहम पयसा सितया समम, ये अलग है। अतिबला जो है वो मेह का नाश करती है, पयसा सितया समम, दूध और शर्करा के साथ अगर ये अतिबला देते हैं तो। लाक्षादिगुल कंटेंट नागबला। ओके। तो मैं बला का काफी प्रयोग करता रहता हूँ, और विषनाशन के लिए भी बलादी योग हम बनाते हैं। और दूसरा बलादी योग जो है वो मूत्रकृष्ण या अ, सीकेडी में प्रयोग करते हैं। तो वो दोनों अच्छे इस प्रकार के हैं। बला ये वाग्भट में ज्वर चिकित्सा में आया था योग, शुंठी वगैरह इस प्रकार का है। तो वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। ये तो द्रव्य गुण की किताब में है, लेकिन गांगेरू की नाम से है शायद।
गांगेरुकी। थोड़ा ही वर्णन है। पेंढारी इति ख्याता तस्या पुष्पाणि सुगंधिनी फलानि च निंबू फलसदृशानि श्लक्षणानि च बला रिंगणी गोक्षुर शुंठी इंजर यस विपाका मदन वीर्यने अंगुरी माधुर्यात शैत्यात पित्तम रक्तं च शमयति तस्याः आमं फलं स कषायत्वात् स्तंभयति तस्मात् पक्वातिसारे प्रवाहिकांच तस्य उपयोगः प्रशस्य अमातिसारे शैत्यात् गौरवात् स्तंभनत्वाच्च गांगेरुकी न हिता पित्तातिसारे रक्तातिसारे च रक्तस्य स्तंभनार्थं गांगेरिकी मूलस्वरसः सगुतः प्रशस्तः गांगेरुकी मूलस्य स्वरसः व्रणवेदानाम् आशु च शमयति व्रणं च रूपे तथा च उक्तम् खड्गादि छिन्न गात्रस्य तत्कालं पूरितो व्रणः गांगेरुकी मूलरसैर्जायते गतवेदनः। तो ये एक अलग है भाव पर शारंगधर में आया है। तो बलवा नाम से भी दिया गया है क्या, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट वर्णन होगा। बृहति बृहति से पहले होना चाहिए। भौमो। पूतिकरंश। बलामूल। तो यहाँ नागावाला फिर से आई है। स्वरतुल साधारण देशे बला वर्धते तस्य पर्णानि वर्तुलाकृतीनि अन्तेषु छिद्राणि छिन्नानि स्पर्शेष लक्षणानि स्वादे पिच्छलानि मधुराणि च। तो ये पिच्छले एक इसमें अच्छी तरीके से है। हम गुरुचि का कल्प बना रहे थे फंसर करके यहाँ। और फिर जब कल्प बनने लगता है तो एक पिच्छलत्व दिखाई देता है। तो फणसळकर ने कहा देखो ये पिच्छिल कैसा है इस प्रकार। शतावरीमध्ये पण आहे। तो मैंने पिच्छिलो जीवनो बल्यः ये श्लोक उद्धृत किया तो बड़े प्रसन्न हुए। और फिर ये जीवन और बल्य है पिच्छिला गुण जो है वो। आ आ कल्प करताना ते दिसतं असं पिच्छिलत्व कळतं वैसे गुण। हा किती पाहिजे ते माहिती नाही दुर्वांचं असं नाही बघितलेलं। लेकिन शतावरी में भी इस प्रकार का है बला में भी इस प्रकार का पिच्छिलत्व है। और इसके जरिए शुक्र को बढ़ाने वाला काम करता है। शुक्र पिच्छिल है। और इसलिए ये सब शुक्रवर्धक इस प्रकार के भी है और भलीभांति प्रयोग में ला सकते हैं। तो पिछलो जीवनो बल्य हाँ ये एक अच्छा रेफरेंस है सुश्रुत का। मूलानि बीजानि बलापत्राणि च उपयुक्तानि भवन्ति शरदादौ पुष्य नक्षत्रे बला मूलानि उद्धरे। यावल अलग आया। शरदादव। तो उस समय में शायद परिपूर्णता होती होगी। पत्राणां कल्कः कर्ष प्रमाण मात्रा मूलानां क्वाथः कषायः मधुघृतयुतः द्विकर्ष प्रमाणः।
बला कल्केन पैसाच घृतं साधयेत् अथवा बलाक्वाथे बला कल्केन पैसाच घृतं साधयेत् तस्य मात्रा द्विकर्ष प्रमाण। तो ये भी अच्छा है। बला तैलम, बला तैल काफी प्रचलन में है और ये शतपाकी वगैरह प्रकार का भी है। तो ये शतपाकी बला तेल खास करके इंद्रियों पर काम करता है, ये भी अच्छी बात है। बला चतुष्टयम शीतम मधुरम बलकांतिकृत निग्धंगराहि समीरास्त्र पित्तास्त्र क्षतनाशनम। तो बल और कांति देने वाला इस प्रकार का, और वात पित्त रक्त क्षत इन सभी का नाश करना। बृहणीय वर्गे बल्य वर्गे प्रजास्थापन वर्गे च बला श्री चरक मतेन। तो प्रजास्थापन में मैं दुर्वा का प्रयोग ज्यादातर करता आया हूँ, लेकिन ठीक है, बला वैसे भी गर्भिणियों के में डाली जाती है, तो ये एक अलग बात रहेगी। तो बल्य भी है, बृहणीय भी है। बला चतुष्टयम रसे मदरम विपापेकेपि मदरम तस्य वीर्यम शीतम स्निग्धं च दोषेषु कार्यम। माधुर्यात् स्निग्धत्वाच्च बला कफं वर्धयति वातं च शमयति तथा माधुर्यात् शैत्याच्च पित्तं शमयति धातुषु। माधुर्यात् मधुरपाकित्वात् शीतवीर्यत्वाच्च बला धातून् वर्धयति तत्र विशेषेण मांसस्य शुक्रस्य च अग्निवृद्धिर्भवति अभिवृद्धिर्भवति। तो बला कल्प इस प्रकार से बना के ब्रूहण की अपेक्षा अगर है तो जरूर प्रयोग में ला सकते हैं। वायफाय कुठला लावायचा आहे गाडगीत? गाडगिळ नाही आहे। कुठे घेतात ते? एफ तो येतच नाही. हाच ठीक आहे का? आलाय का? 3C48 त्याचे डिटेल आणखीन पुढचे यायला पाहिजे. तोच आहे, बाकी तर हा ठीक आहे. गाडगिळे वगैरे काही नाही आहे त्याच्यात. बला रक्तस्य अक्तो अभिवृद्धिं न करोति किंतु शैत्यात् रक्त प्रसादनं रक्तस्कन्दनं च करोति तथा रक्तगतं वातं पित्तं वा शमयति माधुर्यात् स्निग्धत्वात् सामान्याच्च मांसं वर्धयति बला नहिमे मांस समं किंचित अन्य देह बृहत्वकृत मांस ब्रह्मणि बला। नहीं मांस समम किंचित अन्य देह बृहत्वकृत साक्षात मांस के बारे में बताया गया है, और मांस का ब्रूहण करने के लिए ये ब्रूहणी इस प्रकार के है। माधुर्यात् शैत्यात् स्निग्धत्वाच्च शुक्रम वर्धयति बला शुक्रवर्धकत्वात् प्रजास्थापनी भवति। ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि प्रजास्थापन मधुर मधुर शीत होने के कारण प्रजास्थापन का गुणधर्म ज्यादा इस प्रकार का रहेगा, और माधुर्य शैत्य और स्निग्ध के जरिए शुक्र वर्धन करती है, ये तो सही बात इस प्रकार। जैसे मैंने पिच्छिल के बारे में कहा कि पिच्छिल गुण खास करके जीवन और बल्य इस प्रकार का है और शुक्र को बढ़ावा देने वाला है। एक भेंडी के बारे में बताते हैं कि भेंडी अगर टुकड़े करके हम पानी में डालते हैं तो बहुत पिच्छिल हो जाती है, और जिनको ये इस प्रकार की शुक्र वृद्धि की अपेक्षा है, बल मांस वृद्धि की अपेक्षा है, जीवन धर्म की आवश्यकता है, उनके लिए काफी अच्छी दवा है। तो आसान है, और वैसे एक दो भिंडी भी काफी होती है, तो ये सिर्फ पिच्छिल बहुत ही ज्यादा है तो निगलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जीवन और बल्य ये दोनों गुणधर्म उसमें मिलते हैं, और शुक्रवर्धन भी होता है इस प्रकार से। शुक्र बुद्ध्या ओजो वृद्धिर्भवति मांसादि धातु पोषकत्वात् बला बल्या रसायनी च भवति। तो ये बल्य और रसायन इस प्रकार की है। तो वैसे ये आसानी से उपलब्ध होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ताजी अगर बला इस प्रकार से हम शरद ऋतु में कलेक्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा। पुष्य नक्षत्र पर करने के लिए उन्होंने कहा था, नागन गांगेरू की जो है नागबला जो है वो
तो वो थोड़ा सोच समझ कर अगर कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कोकण में ज्यादा दिखाई नहीं दी बला मुझे, लेकिन होती है, बिल्कुल नहीं होती है ऐसा नहीं है। यहाँ पुणे में काफी मिल सकती थी। अभी ये पेवमेंट ब्लॉक्स जो लगा रहे हैं उसके जरिए ये सब इस प्रकार के बला वगैरह वनस्पतियां चली गई। नहीं तो आसानी से घर के बाहर भी बला मिलती थी इस प्रकार से। श्री वाग्भटेनापि उक्तम रसायन प्रकरणे तद् यथा अक्षमात्रं बलामूलात् चूर्णितात् पयसा पिबेत् लीहान् मधुवृताभ्यां वा क्षीरवृत्तिरनन्नभुक् एवं वर्षप्रयोगेण जीवेद वर्षशतं बलि। तो एक तोला इतना बलामूल चूर्ण ये दूध के साथ लेना है, या फिर मधु और घृत के साथ चाटकर क्षीरवृत्ति आनंद नभुक, केवल दूध पे रहना है और बाकी अन्न नहीं खाना है। तो अभी कम से कम बला का कल्प सभी में डाल सकते हैं, या जो हम कल्प बना रहे हैं अभी गुड़ुची सारीवा दुर्वा सुवर्ण इस प्रकार का बना रहे हैं, उसमें बला भी ऐड कर देंगे, वो ज्यादा अच्छा है कैंसर मरीजों के लिए। तो ये रसायन के हैसियत से भी अच्छा काम करेगा। वैसे गुड़ुची सुवर्ण रसायन है ही, उसमें कोई ये नहीं, संदेह नहीं है। लेकिन ये शीतवीर्य मांसवर्धक खास करके और शुक्रवर्धक है और रसायन है, तो ये अच्छी तरीके से काम करेगी। कुछ आयुर्वेद वनस्पतियां सजावट के लिए प्रयोग होती है। महिला और रिजॉर्ट्स में पीत भृंगराज फ्रंट में मिल जाता है, फ्रंट से मिल जाता है। ये है वैसे। आरगवत का वृक्ष भी काफी देखने में अच्छा होता है जब इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका, पीले रंग के ऐसे फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। तो ये भी एक बात इस प्रकार की है। तो मुझे लगता है कि मुझे कैंसर मरीजों में बला का प्रयोग करते रहना चाहिए, और कल्प होने से थोड़ा अग्नि का परिणाम भी मिल जाता है और आसानी से घुल मिल जाता है। ये भी एक अच्छी बात इस प्रकार की है। भेंडी कशा स्वरूपात करावी कच्ची वापरावी, कारण भाजी केली की पिच्छलत्व जाते, या हिंदी में लिखो। भिंडी जो है केवल टुकड़े करके पानी में डाल के रख देना रात में। और एक कप भी पानी है तो भी ठीक है, सुबह छान कर वो पानी ले लेना, इस प्रकार से बताते हैं। और ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब मालूम नहीं ये डायबिटीज में किस प्रकार से काम करता है। जीवन और बल्य है, इस प्रकार से अगर देखते हैं तो पॉसिबल है। और भिंडी की अगर गुड़ डालकर भाजी की सब्जी की जाती है, आमतौर पर भून कर की जाती है, उसमें पिछलत्व चला जाता है। लेकिन इमली और गुड़ इस प्रकार के डाल के भाजी सब्जी की जाती है तो उसमें पिछलत्व रहता है, और इसीलिए लोग उसको पसंद नहीं करते कि इसमें पिछलत्व होता है। लेकिन पंचांग स्वरस विथ मिल्क एंड खड़ी साखर टोल्ड। हाँ, लेकिन भिंडी जो है वो हमें तो ऑर्गेनिक ही लेनी है या नर्सरी की लेनी है। तो हमारे घर में भी है भिंडी, टेरेस गार्डन में। और वहां पे भी उगती है, कोकण में भी करते हैं। कोकण में अभी बैंगन, भिंडी और ये दोड़का, परवल वगैरह वगैरह इस प्रकार की सब्जियां हैं। करेला है। तो ये सब कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड्स वाली तो नहीं प्रयोग करनी है, बट भिंडी नॉट रसायन, ऑलमोस्ट ऑल पिच्छल द्रव्य इज रसायन। इट इज नॉट रसायन, ये ठीक है। भिंडी का वैसे
ग्रंथों में क्या नाम है ये एक अलग चीज हुई, क्योंकि भंडी नाम से एक बताई गई है, ये भेंडी है ये नहीं, ये देखना पड़ेगा उसका गुण वर्णन कहाँ पे है इस प्रकार से। लेकिन प्रचलन में तो है, सब्जी के रूप में तो प्रचलन में है, और वैसे पथ्य की सब्जी है इस प्रकार से। दही डालकर भी करते सब्जी। थोड़ा देखना पड़ेगा, ये दही डालकर जो अगर करते हैं तो। लेकिन वैसे इस प्रकार से दही डालकर करना ये संस्कार विरुद्ध होता है। शायद भिंडी में पिछले कारण ही इंसेक्ट्स एंड पेस्ट ज्यादा लगते हैं। मधुर है इसलिए भी हो सकता है। भिंडी अपेयर्स लाइक लता कस्तूरी। लता कस्तूरी को तो मैंने देखा नहीं है। मूत्रातिसार में बला का यूज कैसे? अभी ये मूत्रातिसार के मरीज तो दिखते नहीं है। कि इतने बड़े पैमाने पर मूत्र का प्रवर्तन होता है, उसमें एक बात देखनी चाहिए कि पानी पीना भी कितना है। पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं और मूत्रातिसार जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो एक अलग बात है। ये केवल शुगर लेवल है या नहीं है, इसके आधार पर ये डायबिटीज है या नहीं है, इस प्रकार के बारे में निर्णय किया जाता है। और वैसे देखा जाए तो हमारा परीक्षण मूत्र का ज्यादा महत्वपूर्ण है डायबिटीज में। अभी हम भी HbA1c ब्लड। सोमोरोग में कंसिडर एज मूत्रातिसार बला यूजफुल इन प्रदर एंड गर्भाशय बल्ला ऑल्सो, या ये तो है। तो सोम रोग में शायद सोच सकते हैं इसके बारे में, शुक्र धातु बढ़ाने की इस प्रकार से उसमें क्षमता रहेगी। और दूसरी बार हुआ ये। तो ये बला मूल चूर्ण या फिर जैसे मैं बता रहा का कल्प उसका कर सकते। शुक्रवृद्धिं तथा धातूनाम उत्पादनं कृत्वा मूत्रकृच्र। अभी तो सुनाई देता होगा आवाज। ये कनेक्शन चला जाता है तो फिर यस सर, ये तो आवाज, ये तो म्यूट हो जाता है। शुक्रवृद्धिं तथा धातूनाम् उत्पादनं च कृत्वा बलरसायनी भवति रोगेषु बलायाः उपयोगः। राजयक्ष्मणो विविधानि कारणानि सन्ति। स यदा साहसात् शुक्रक्षयाच्च जायते तदा बलायाः अतिशयेन उपयोगः। तो राजयक्ष्मा में अगर शुक्रक्षय के जरिए राजयक्ष्मा है तो बला अति उपयुक्त इस प्रकार की है। तत्र विशेषेण मांसहीनत्वं बलहीनत्वं च जायते मांसधातु पोषणात् शुक्रपोषणाच्च बला शरीरं बृंहयति बलं च वर्धयति तत्र बलाकृतम उपयुक्तम भवति। वैसे एड्स में भी बला का अच्छा प्रयोग होगा।
एड्स में राजेक्ष्मा जैसे कंसिडर करके करना पड़ेगा। अगर फुल ब्लोन एड्स है तो काफी दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का हो जाता है। और फिर जीने की उम्मीद कम रहती है। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था, मैंने शेयर किया है शायद पहले। एक युवा 25 बरस का, उसको एड्स हुआ था और मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया। फुल ब्लोन एड्स इस प्रकार का था। तो ज्वर था, अतिसार था, सरकष्ठीवन था इस प्रकार से। तो उसको रसायन चिकित्सा इस प्रकार से शुरू की, हीरक भस्म का भी प्रयोग किया था। उसने रिस्पॉन्स अच्छा दिया और फिर ये बुखार कम हो गया, बंद हो गया, अतिसार बंद हो गया, बल वृद्धि हुई, मांस वृद्धि हुई, वजन बढ़ गया, काम पे जाने लगा वगैरह वगैरह। और ये सिलसिला 6 महीने तक चला। फिर बाद में कुछ थोड़ा सा कारण हुआ, उसको बुखार आ गया और फिर वो सुधरा नहीं उसमें से। तो 2 महीने के बाद उसकी मौत हो गई। मुझे पता नहीं चला ऐसा क्यों हुआ इस प्रकार से। तो बना नेत्र रोग मध्ये एक्सटर्नल लेप यूजफुल, हीरक भस्म के रोगाधिकार के बारे में कुछ बताइए। वैसे कैंसर में तो हीरक का प्रचलन है ही, लेकिन राजेयक्ष्मा में भी इन्होंने, बागेडकर सर ने हीरक भस्म को बताया है इस प्रकार से। मैं पहले अभी ये पहले केस पूरी करता हूँ, फिर आगे देखेंगे। तो उसके बाद ये सातारा का पेशेंट था। 3-4 वर्षों के बाद मैं एक बार सातारा गया था, तो अचानक उसके पिता सामने आए। तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं चला कि ये डेथ कैसी हुई उसकी इस प्रकार से। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एड्स से नहीं गया। तो मैं आश्चर्यचकित रहा। तो मैंने, तो फिर क्या हुआ? तो बोले कि ऐसा है, जब हम आपके पास आए थे तो हमें बताया गया था कुछ चांसेस नहीं है, 2 महीने का ही आयुष्य है, इस प्रकार जीवन है। आपकी ट्रीटमेंट शुरू हुई और अच्छे खासे रिजल्ट्स आए, काम पे जाने लगा, वजन बढ़ गया, सभी लक्षण चले गए। तो हम भी खुशी में थे। लेकिन डॉक्टर ने उसको बता के रखा था कि ये कुछ ऐसा नहीं है, ये मरते ही है लोग इस प्रकार से इसमें। और फिर कुछ कारण हुआ, उसको बुखार आ गया, तो उसके मन ने पकड़ लिया बस, ये गार्डगिल की दवा से थोड़ा दिन, थोड़े महीने तो अच्छा चला, लेकिन ये ऐसी बात टिकने वाली बात नहीं है इस प्रकार से। और वो डिप्रेशन में चला गया और फिर डिप्रेशन के जरिए उसकी मौत हो गई। तो मैंने कहा आपकी दवा ने तो एड्स में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके डिप्रेशन की वजह मौत हो गई इस प्रकार से। मुझे अगर उस समय में पता लग जाता तो शायद मैं कुछ कोशिश उस दृष्टि से करता, लेकिन ये सब बात में उसके पिता ने बताया इस प्रकार से। तो मेरे पास एक दूसरा पॉट स्पाइन का पेशेंट था। और रेलवे में गार्ड था मालगाड़ी पे। और फिर उसको मालगाड़ी जब चलती है तो बहुत सारे उछल होती रहती है, तो सह नहीं करता था। बहुत दर्द होता था। तो फिर उसको क्लेरिकल जॉब दे दिया। अब हुआ ऐसे कि इनको तनख्वाह कम मिलती है और ये एक्स्ट्रा काम करने का पैसा ज्यादा मिलता है। क्योंकि मालगाड़ी हमेशा देरी से चलती रहती है, तो ओवर ड्यूटी हो जाती है। और फिर उससे ज्यादा पैसे मिलते थे। तो उसकी आमदनी एकदम कम हो गई। एकेटी चल रही थी, लेकिन एकेटी का कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तो मेरी दवा शुरू हुई, एकेटी खत्म होने वाली थी, 9 महीने पूरे होने वाले थे। एकेटी जैसे ही खत्म हुई तो फिर बुखार चढ़ गया, तेज बुखार 104 इस प्रकार से।
और लगातार। तो मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करेंगे। तो ये भाग्यवड़ीकर की किताब देखी, तो मैंने हीरक भस्म का आरंभ किया उसमें। और हीरक भस्म से ये बुखार पूरी तरीके से उतर गया। बाकी तो सुवर्णमाला वगैरह इस प्रकार की दवाइयां चल रही थी, अस्थि पाचक भी था इसमें। और फिर वो पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो गया, फिर से ज्वाइन हुआ, मालगाड़ी पे भी ज्वाइन हो गया। इस प्रकार से फिर वो आगे चलकर वो कटिबस्ती पिंड स्वेद वगैरह ये सब किए, वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो ये थोड़ा अजीब मामला है कि हीरक जिस किसी रोग में रसायन की आवश्यकता है वहां सभी पे दे सकते हैं, और खास करके इंफेक्शियस डिसीजेस में भी दे सकते हैं। और हृदरोग की कंडीशन में खास करके त्रैलोक्य चिंतामणि अच्छी दवा है जो हीरक वाली है, और काफी उसमें अग्नि बढ़ाने वाले इस प्रकार के द्रव्य है। तो त्रैलोक्य चिंतामणि एक अच्छी दवा है। और हीरक भस्म युक्त जो कल्प बाजार में मिलते हैं उनमें से ये एक अहम कल्प है। बाकी सभी कैंसर के लिए आते हैं, लेकिन जहाँ कहीं धातुओं का बल कम है, रसायन चिकित्सा की आवश्यकता है, वहाँ हीरक जरूर दे सकते हैं इस प्रकार से। और वैसे एकेटी का ज्यादा असर ये लंग कॉक्स में ही होता है, ये पॉट स्पाइन वगैरह में नहीं होता है इस प्रकार का। ये भी मैंने देखा। पॉट स्पाइन में हीरक भस्म के साथ और क्या देना है, वो अपने अपने मरीज के अनुसार देखो। लेकिन ये स्केलेटल से निगडित है, संबद्ध है। तो ये पद्मकाष्ठ बला वगैरह ये भी बात दे सकते हैं, और अस्थिमज्जा योग भी दे सकते हैं। वैसे स्केलेटल मेटास्टेसिस होता है कैंसर में, काफी कैंसर में स्केलेटल मेटास्टेसिस होता है, और ये रेडिएशन दे देते हैं। तो रेडिएशन से हमारी पत्रपोटली पिंड स्वेद ये अच्छे काम करते हैं, कोई नुकसान नहीं होता उसके। इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने की काफी संभावना होती है। तो ऐसे स्थिति में ये पत्रपोटली अगर सामावस्था है तो, और पिंड स्वेद अगर निरामावस्था है तो, इस प्रकार से करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और साथ में हीरक तो रहता ही है, कैंसर के मरीज में हीरक तो रहता ही है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पॉट स्पाइन ये भी एक कम मिलते हैं मरीज इसके, गंभीर बीमारी इस प्रकार की है। और इसमें ये बला वगैरह जो भी है ये काम करेंगे इस प्रकार से। तो बला आसानी से उपलब्ध है, बल्य है, रसायन है, और बल्य है ये भी एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। बला नाम से ही ये बल्य है। तो जहां जहां बल कम होता है यहाँ वहां ये दे सकते हैं। अग्नि देखकर बला घृत के बारे में सोचना है। बला कल्प तो सभी में प्रयोग में ला सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। बला चूर्ण वगैरह जो है वो अग्नि के हिसाब से देना पड़ेगा, नहीं तो बला सिद्ध तेल यूजफुल इन रक्त पित्त, ये तो है। बला तेल तो काफी प्रचलन में है, शुद्ध बला तेल भी मिलता है। और धान्वंतर तेल जो है वाग्भट शारीर में आया, ये भी एक अच्छी दवा है। उसमें आवर्ती भी मिलते हैं धान्वंतर तेल के इस प्रकार से। और उसका एक बला तेल नाम से ही छोटा पैकिंग आता है जो धान्वंतर का है इस प्रकार से। तो वो भी अच्छा है। चुने मरीजों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बापू नानल सर बना तेल करके प्रयोग करते थे, बला नारायणी इस प्रकार से। जब संतर्पण की आवश्यकता है तो बना तेल, और अपतर्पण की आवश्यकता है तो निर्गुंडी तेल, इतना ही प्रयोग करते थे। तो ये अच्छा है बला सिद्ध तेल। इसमें योनि दोष नाशक या
उसके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा, खास करके बस्ती देना बला तेल के। लेकिन यहाँ भी सामावस्था निरामावस्था को देखे और कौन से तेल का बस्ती देना है ये थोड़ा सोचे। अगर ये स्थौल्य वगैरह ज्यादा है, मेद बढ़ा हुआ इस प्रकार का है, तो वालिय सहचरादि एक अच्छा बस्ती है। नहीं तो सिर्फ बला और अस्थि धातु से संबद्ध इस प्रकार से संधिवात वगैरह है तो बला गुरुचारी ये बस्ती में भी प्रयोग करते हैं और कटी बस्ती वगैरह में भी प्रयोग करते हैं। और पत्र पुटली पिंड स्वेद के लिए खास करके दे सकते हैं। बला सिद्धत जल यूजफुल इन रक्तपित्त योनि दोष नाशक इनफर्टिलिटी बला तेल अनुवासन यूजफुल या तो इन सभी में तो दे सकते हैं। मैंने बला जल का प्रयोग तो नहीं किया है। रक्तपित्त में बला जले परिषिता कषाया इस प्रकार की बात कही गई है। तो बला जल में रात भर रखना है और फिर उनका प्रयोग रक्तपित्त में करने के लिए कहा गया है। तो ये शायद बल देकर भी और पित्त का शमन करते हुए रक्त का प्रसादन करते हुए रक्त पित्त में अच्छे तरीके से काम करता है, उसमें पर्युषित कषाय ये बात कही गई है। इनफर्टिलिटी में तो दे सकते हैं, या शतावरी का भी इस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। तो बला एक अच्छी वनस्पति है और आसानी से उपलब्ध है। पित्तशकासे क्षतशकासे उरक्षते च पित्तशमनार्थं धातुवृद्ध्यर्थं तथा क्षतस्य संधानार्थं बलामूलकवातस्य घृतमधुयुक्तस्य उपयोगः। अब ये कोविड-19 वगैरह जो में है, इसमें लाक्षा का मैंने काफी प्रयोग किया अभ्यंतर प्रयोग में, और चंदनमाला लाक्षादि तेल का अभ्यंग और पिंड स्वेद ये भी बात कही। तो जिनमें ये लंग फाइब्रोसिस बाद में हो गया कोविड-19 में, और फिर सांस लेने में तकलीफ वगैरह इस प्रकार की थी, तो इनमें ये अच्छा काम किया। इसमें बला भी दे सकते थे, ये भी एक अच्छी है यहाँ पे जो निर्देश आया है। तो उर्वक्षत क्षतजकास इन सभी में बला अच्छी तरीके से काम करती है, तो एक अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। दूध तुप्पड घ्यायचं तर हे पण ठेवलंय ना. पक्षाघाते एकांगवाते मन्यास्तंभे अर्दितेच बलामूलानाम अंतर्बहिश्च प्रयोग। तीन सभी में अग्नि को देखना है बेसिकली, कि अग्नि अच्छा है तो ही बला अच्छी तरीके से काम में आएगी, नहीं तो फिर आसनादि वगैरह जो है वो कोई नहीं। मांसादि धातुक्षयेषु वातविकारेषु बलामूल कषायस्य बलातैलस्य च उपयोगः। अभी एवीएन जो है अवैस्कुलर नेक्रोसिस, उसमें भी रक्त शुक्र क्षय होता है, तो बला अच्छी काम करती है। वैसे वहां एरंड मूल भी अच्छा काम करता है। एरंड मूलम वृक्ष वाताहरणम इस प्रकार का ग्रह संग्रह है। और फिर बस्ती अभ्यंग पत्र पोटली पिंड स्वेद ये सभी करते हैं इस प्रकार से। तो इन सभी में शुक्र क्षय अगर है तो बला अच्छी तरीके से काम करती है। मेरे एक पॉट स्पाइन पेशेंट्स में पेशेंट के डॉट्स थेरेपी के साथ आयुर्वेद ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। डॉट स्पाइन डॉट दे या स्टॉप कर सकते हैं, चलते दो, धीरे धीरे कम करना ज्यादा बेहतर है। मैं अल्टरनेट डे हाफ डोज करने के लिए कहता हूँ, अगर के मरीज अच्छा है तो। और फिर 1 महीने तक ऐसा ही चलाना, फिर 1 महीने के बाद हाफ डोज ही दे देना। हाँ,
तूप पण दिलंय का? तूप. ते पण दिलंय. हा हा, हे खालती ते आता नाही घेते, नंतर घेतो मी, स्वतंत्र घेतो. और फिर धीरे धीरे कम करते जाना और हमारी ट्रीटमेंट पर देखते रहना। सुधरते रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रकार से। तो वो लेकिन बहुत धीरे धीरे एलोपैथी की दवाइयाँ जो है वो छोड़नी है। वह सभी रोगियों में ऐसा ही करे, चाहे थायराइड की गोली हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे हाइपरटेंशन की हो। जैसे पेशेंट स्टेबल हो जाता है हमारी दवाइयों पर, तो धीरे धीरे इसको कम करते जाना है और फिर एलोपैथी की दवाइयों से पूरी तरीके से छुड़वा देना है। ये बेटर ऑप्शन है। तो अच्छा है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट साथ में ले रहा है, तो अच्छा है। नहीं तो इसमें काफी मुश्किल मामला है। बलातैलं पाने अभ्यंगे बस्तौ च उपयुक्तम भवति। तो पान, अभ्यंग और बस्ती, इन सभी में बला तेल का प्रयोग अच्छी तरीके से होता है। बला मूलस्य मूल त्वचा चूर्णम सक्षीर शर्करम पीत्वा धातुक्षयजम प्रमेहम हरति। या नहीं है। तथा च मूत्रकृच्छ मूत्रशूलन च शमयति वातम अनुलोमयति। तो ये भी अच्छा इस प्रकार का है। संतर्पणोत्थ और अपतर्पणोत्थ, ये दो प्रमेह के भेद है। और अभी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है वो भी सभी अपतर्पण करने वाली है, ये मेटफॉर्मिन जैसी है। तो सोच समझकर कहाँ संतर्पण देना है, कहाँ अपतर्पण करना है, ये देखना पड़ेगा। और ऊर्ध्वं तथाधश्च मलेप नीते महेश संतर्पण में कार्यम, ये चरकाचार्य बताते हैं। तो संतर्पण ही देना है, ऐसा उनका कहना है। और एलोपैथी की दवा हो या आयुर्वेद की दवा हो, अगर वो अपतर्पण कर रही है तो वो प्रमेह, वातज प्रमेह के लिए या धातु क्षयजन्य प्रमेह के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, देना उपयुक्त नहीं है, बल्कि हानिकारक है। तो हर मरीज के अनुसार क्या ट्रीटमेंट करनी है, सोचना है एक बात। और जहाँ मानसिक कारणों का संबंध ज्यादा है, स्ट्रेस है, वरी है, वहाँ ये काफी मामला मुश्किल हो जाता है। और वैसे उनमें एलोपैथी की दवा से भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलते। चाहे इंसुलिन शुरू करो, इंसुलिन का डोज बढ़ाते जाओ, तो भी इस मानसिक कारण वाले लोगों की शुगर नीचे नहीं आती। अभ्यंतर स्नेहपानासाठी मार्केटमध्ये तेल मिळते, ते चालेल का? वास्तव में ऐसा है, ग्रंथों के अनुसार तो चलता है, लेकिन शायद एफडीए के जरिए ये लिख देते हैं ऊपर केवल बाह्य उपयोग के लिए, तो मरीज घबरा जाते हैं कि आपने ऐसा कैसे लिख के दिया कि अभ्यंतर लेना है इस प्रकार से। वहां तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल बाह्य उपयोग के लिए है, इस प्रकार से। तो ये झमेला हो जाता है। हम खुद अगर तेल बनाते हैं या कंपनी का लाकर डिस्पेंस करते हैं अलग तरीके से, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में कई जगह ऐसा आता है कि तेल बनाओ, उसका पान अभ्यंजन ऐसे सभी करो इस प्रकार से। सेनिन कुंकुमादि तैलम, या तो वैसे आभ्यंतर प्रयोग तेल के बारे में कोई मतलब ये हानिकारक है ऐसा नहीं है।
लेकिन ये एफडीए ने क्यों किया इस प्रकार के? एफडीए ने अभी आसवरिष्ट पर भी एक्सपायरी डेट लिखने के लिए मजबूर किया है लोगों को। तो ये मूर्खता है। आसवरिष्टों की तो एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बल्कि जितना पुराना हो जाता है उसका उसका गुणधर्म बढ़ता है, कम मात्रा में काम करता है इस प्रकार से। लेकिन मालूम नहीं कौन रुद्राचार्य वहां पे बैठे हैं एफडीए में और इस प्रकार के नियम बता रहे हैं। ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। कैप्सूल्स अवेलेबल। ठीक है। बलाश्रुतम दुग्धम मूत्रमार्गकम रक्तम हंति योनिरोगेषु अर्शसुच रक्तम जयति बलापत्र कल्का सक्षीर शर्करा। ये बलापत्र कल्क है, बलापत्र का है। तो ये थोड़ा आसान इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। Like this way we should throw old wine. हाँ, उनको कौन बताएगा? उनको शायद वाइन पिलाएंगे तो एहसास होगा। ओम शांति 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 ही। या पॉज क्लियर सर करना चाहिए। आज मालूम नहीं है नमस्ते कब सर सुधरेंगे। ते बलाळ कडूच्या आधी कषाय का तेल तुम्ही कशात सांगितलं म्हणजे